दानिश आराई और आप देख रहे हैं द पीपल्स शो। बात करें, आज 1 मई है, लेबर डे है, मजदूरों का दिन है। 1884 को उठने वाली आवाज़ जो सरमायादाराना तबके के खिलाफ उठी थी, उसके हवाले से आज का दिन जो है मनाया जाता है। मेहनत कशों का दिन है। जो खून पसीना वो अपना इस्तेमाल करते हैं बड़े सरमायादारों के बिजनेस को चलाने के लिए, उनका आज दिन है। अफसोस के साथ कि अब तक रिफॉर्म्स नहीं किए जा सके। पाकिस्तान में इसकी क्या पोजीशन है, इन सब पे हम बात करेंगे आज के शो में। देखा गया कि जो रखी गई है तनख्वाहें, वो तनख्वाह जो पाकिस्तान में अभी फिक्स की गई है मजदूरों के लिए, वो मिनिमम 20,000 है। मगर अगर इन रियल ऑन ग्राउंड देखा जाए तो ये सारे बहुत ज़्यादा जो इससे कम जो है इस मजदूर तबके को तनख्वाह मिलती है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका रजा साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। मलाइका रजा साहिबा, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे आप, आज मजदूरों का दिन है और क्यों रिफॉर्म्स जो है अब तक पाकिस्तान में कोई खास नजर नहीं आ रहे रिगार्डिंग लेबर के हवाले से। 1828 कन्वेंशन में LIO के हमने साइन किए, मगर रिफॉर्म्स अब तक भी हम नहीं कर पाए। जी अस्सलाम वालेकुम। रिफॉर्म्स के हवाले से जो है, पहले तो आप सबको और हम सबको जो है वो लेबर डे उसकी बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत सारा काम करते हैं जो अभी नहीं हुआ जी। लेकिन अब मैं इस बात पे एग्री नहीं करूंगी कि अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी और खास तौर पर अभी भी अगर आप सिंध की रिफॉर्म्स देखें तो उनका एक जो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट आया है जिसपे चाइल्ड लेबर के खिलाफ है। उसके बाद बॉन्डेड लेबर का जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा है, जो 2015 में टू एबॉलिश बॉन्डेड लेबर वो आया है। उसके अलावा सिंध ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2017 का है। ये सारे पुराने एक्ट्स हैं। कुछ अगर आप देखें तो मिनिमम वेज एक्ट 2015, फिर लेबर पॉलिसी 2018 की जो है, और साथ वो कवर कर रही है चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर और माइन वर्कर्स और वुमेन एंड स्पेशल पर्सन्स को भी। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। आई थिंक वही अगर फेडरल में भी इम्प्लीमेंट हो जाए या उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। यही बात है मैम, क्योंकि एक प्रोविंस में आपकी बात कर रही है, मगर देखा गया वफाक की तरफ से इस पर कोई खातिर ख्वाह नजर नहीं आया। एक BISP है, एक तरह से मजदूरों के लिए ही वो बना था, 2008-2011 में स्टार्ट हुआ है, तो वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ खास देखा नहीं गया कि इस गरीब तबके के लिए कुछ किया, मजदूर तबके के लिए कुछ किया, खास किया गया हो। जी, और एक दूसरा एक्ट है जो अगेन, क्योंकि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल सेक्टर है हमारे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर कह ले, रिफॉर्म्स कह ले, उसका हिस्सा होना चाहिए था कि क्योंकि वो नॉन फॉर्मल सेक्टर है एग्रीकल्चर वर्कर्स का, और जिसमें बहुत ज्यादा खवातीन होती हैं। जो अभी तक सिंध में जो है वो सिर्फ आया है सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्ट 2019, जो कि बहुत सारी NGOs और बहुत सारे ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली वुमेन राइट्स वाले या लेबर राइट्स वाले, उनकी पूरी कोशिश है कि जो वफाक है उस वहाँ पे भी इस तरह का कोई कानून आए या उसी को अडॉप्ट कर लें। बट इन सारी बातों के साथ जो है मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब ये जो नई हुकूमत आई है, क्योंकि ये यूनिटी गवर्नमेंट है, और इसमें आई रियली होप, और जाहिर है हमारी पार्टी चाहेगी भी कि जो अच्छे कवानीन स्पेशली लेबर राइट्स के लिए जो सिंध में है या बाकी किसी और सूबे में भी हैं, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है तो मुझे ज़्यादा वहाँ के कवानीन का पता है। बट कहीं और भी अगर कोई अच्छे कवानीन हैं जो कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किए, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि उन सारे कवानीन को
वफाक में भी लेके आया जाए, टेबल किया जाए और उसको एक्ट के तौर पे मनवाया जाए। जी बिल्कुल। एक कंपैरेटिव कंपैरिजन है उसके वेजेस के हिसाब से मंथली जो सैलरीज मिलती हैं। यूके का है 1900 पर मंथ, फ्रांस में जो है 1837 डॉलर्स में, ये फिगर सारे डॉलर्स में है। तो टर्की जो है 525 डॉलर्स पर मंथ एक लेबर को देता है, और पाकिस्तान में अब मतलब रिसेंट जो 20,000 का हिस्सा करें तो 126 डॉलर है। तो शायद इससे भी कम हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि डिवैल्यूएशन ज़्यादा हो रही है पाकिस्तानी करेंसी की। तो हम किस तरह इस तबके को के लिए रिफॉर्म कर सकते हैं मजीद आगे जाके, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट यूनिटी गवर्नमेंट है, आपकी पार्टी रिप्रेजेंट भी कर रही है, फेडरल लेवल पे कोalition में है। दानिश, मैं आपके इस बात को थोड़ा डिफरेंट एंगल से बात करना चाहूंगी। देखिए, लेबर हमारे पास दो तरह की है ना। एक वो जो कि डोमेस्टिक लेबर कह लें, जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में मुल्क की तामीर और तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। उसके अलावा हमारे वो लेबर भी है जिनको हम माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो रेमिटेंसेस हमें भेजते हैं, जो वहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी करके और उसका 80% से ज्यादा जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो गल्फ कंट्रीज में, वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन स्टेट्स में। बिल्कुल, आपने एक आर्टिकल भी है इस हवाले से, आपका मैंने पढ़ा। उसके ऊपर जो है बड़ी कम बात होती है। और मैं क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स के लिए भी बात करती हूँ, जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए भी, तो वहां पे अगर आप देखें ना, मैं यहाँ तो चले पाकिस्तान का आप जो भी वेज है उसको कंपेयर करना है अमेरिका और पेरिस के साथ शायद थोड़ा रियलिस्टिक ना हो। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, श्रीलंका के साथ, इंडिया के साथ और लेट से चाइना के साथ भी। लेकिन जब हमारा कोई भी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड भी जाते हैं, जब हमारा कोई लेबर, हमारा कोई मजदूर बाहर के मुमालिक में जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पे आपको जो है यूएई का मुझे स्पेशली पता है कि वहां पे आपको इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं, इवन बांग्लादेश, वो लोग जो है उनको जो वेज मिलती है, उनको जो मंथली रेट दिया जाता है, उनकी जो सैलरी या एक वेज रेट है, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। और जिसके लिए पाकिस्तान की ओवरसीज मिनिस्ट्री की तरफ से अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे इकदाम हुए हैं, मैं उनको वो नहीं करना चाहती, लेकिन स्पेसिफिकली लेबर राइट्स और जो लेबर वेज जो बाकी मजदूरों को मिल रही है, जो वही काम कर रहे हैं, जो हमारे होस्ट कंट्रीज हैं वहां जाके कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कम बात हुई है और ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। तो आई गेस हमें डोमेस्टिक लेबर के साथ साथ जो बाहर के ममालिक में हमारी लेबर जाके काम करती है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी एक बेहतर पॉलिसी जो है वो उसकी शदीद जरूरत है। अच्छा, दूसरा जो है ये अभी मैंने एक ऑपेड भी लिखा था, अभी तो नहीं, 2021 में जी, तो उसमें ये है कि कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक जो कैली चंक जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का वापस आया, वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं। उसमें जो लार्जर जो पोर्शन कह लें, जो ज्यादा लोग थे, जो ज्यादा बड़ी परसेंटेज थी, वो हमारे लेबर के हैं, जो कंस्ट्रक्शन की वहाँ इंडस्ट्रीज में या लेबर वर्कर है, ड्राइवर्स हैं या जी, वो वापस आए। और उसके बाद उनके ऊपर हुकूमत ने ऐसा कोई एक क्लियर पॉलिसी नहीं दी है कि वो लोग जो वापस आए हैं उनको री इंटेग्रेट कैसे करना है हमने अपनी डोमेस्टिक लेबर मार्केट में, और या अगर उनको वापस भिजवाना है तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और जो वापस आए हैं उनको बहुत जो है ना
से केसेस में हमने ये भी देखे हैं कि उनको वेज नहीं मिली, जिस तरह के हालात उन्होंने फेस किए हैं वहां पे जी कोविड में। तो उसके ऊपर भी हमें सोचने की और बात करने की जरूरत है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी जो कोविड के दौरान ही जो वो वाली लेबर जिसमें हमारा डोमेस्टिक स्टाफ भी आता है, उनको एकदम से मुलाजमत से हटा दिया गया ना, जो भी वो काम कर रही थी जी। उनको दोबारा, और कोविड में जितना भी जो लेबर है जिनको काम से हटाया गया और फिर दोबारा जिनको रखा गया है, उसमें से हम देख रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह फर्क है कि जो रीइंस्टेट हुए अपने अपने काम में, उनमें से जो खवातीन है उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो वो वाली खवातीन, उसके लिए हुकूमती पॉलिसी क्या है, क्या किया जा रहा है, उनको कैसे डील करने हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसमें अभी तक जो मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस हमारा माइग्रेंट वर्कर्स पे नहीं रहा, हमें उनके लेबर राइट्स के लिए भी काम करने की जरूरत है। साहिबा, इसके एक सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि लेबर का जो यूनियंस हैं उनको बहाल किया जाए और लेबर यूनियंस को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद कराया जाए लेबर्स को। अभी देखा गया है कि फिगर है एक सर्वे का कि सिर्फ 2 से 5 to 8% जो है हमारी कंट्री में लेबर की यूनियंस जो है वो काम कर रही हैं 6 करोड़ की मजदूर तबके के लिए। और उसमें भी जो मैक्सिमम फिगर है वो पब्लिक सेक्टर में 65% ये यूनियंस बनाई गई थी, और जो प्राइवेट सेक्टर उसमें तो ये बिल्कुल ही 2 से 4% के करीब ये यूनियंस को क्रिएट किया गया। तो ये एक सोल्यूशन तो हो सकता था कि अगर यूनियंस दोबारा बहाल की जाए और एक उन्हें उन रिफॉर्म्स लाए जाएं उसमें, ताकि लेबर के लिए कुछ मोटिवेशनल और कुछ उनके जो डेली जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। बिल्कुल जी, वो बेस्ट सोल्यूशन तो यही है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम वापस एक डेमोक्रेटिक पाथ पे दोबारा चल पड़े हैं। तो यूनिटी गवर्नमेंट जो है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN 2 मेजर पार्टीज हैं, उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी तवक्कात है उनसे कि वो जहाँ बाकी सेक्टर्स के ऊपर काम करेंगी। और जैसे स्टूडेंट यूनियन, आपको पता है कि सिंध में तो वो रिस्टोर कर दिया गया है जी। बाकी प्रोविंसेस में करेंगे, तो स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ ये जो लेबर यूनियंस हैं, जो बाकी भी ट्रेड यूनियंस हैं, उन सारे यूनियंस को यूनियन साजी का हक जो है वो एक आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू असेंबल कह लें या राइट एसोसिएशन कह लें, तो इस राइट के ऊपर भी काम किया जाएगा, क्योंकि यही तो खूबसूरती है, यही तो ब्यूटी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो बाकी चीजों के साथ ये जो बेसिक राइट्स है मजदूर के, किसान के, स्टूडेंट्स के, खवातीन के, उसके ऊपर भी काम करेगी। और जो यूनियन है उसको EOBI के हवाले से भी है एक बात है कि अगर EOBI को भी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, जो उसके लॉज हैं, तो भी वर्कर्स को काफ़ी हद तक उन्हें ज़बान मिल सकेगी, उनके हकूक़ जो हैं वो दिए जा सकेंगे। क्योंकि देखिए EOBI जब तक फाल नहीं होगा मुकम्मल तौर पे, तो उनके पास कोई ऐसे लाइसेंस नहीं है मजदूरों के पास कि वो कोर्ट में जाके अपने हकूक के लिए लड़ सकें। एक ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि अगर यूनियन नहीं जाए तो ये तो मैकेनिज्म है। नहीं, यूनियन जो है ना, दैट इज वो तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए है, उनके जो हकूक है उनको एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अपने कंसर्न्स, अपने राइट्स के लिए बोल सके ना। वो थोड़ा डिफरेंट में होता है। जो आप बात कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैकेनिज्म होगा कि उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया मलाइका रज़ा साहिबा आपका कीमती टाइम देने का। 1 मई के हवाले से थैंक यू सो मच। बात बता रही थी रिफॉर्म्स के कि अगर लेबर यूनियन ही को बहाल कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो ये मजदूर तबका है इनके हकूक दिए जा सकेंगे। साथ साथ प्लानिंग्स दे रही थी क्योंकि अब न्यू कोalition गवर्नमेंट क्रिएट हुई, यूनिटी गवर्नमेंट जिसे नाम दिया जा रहा है, उस गवर्नमेंट में रिफॉर्म की उम्मीद है उन्हें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की, क्योंकि रिप्रेजेंट भी करती हैं पीपल्स पार्टी को। तो देखा गया कि 2008 से 2013 में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए थे यूनियन लेबर के हवाले से, जिसमें BISP भी था और EOBI के हवाले से भी रिफॉर्म्स थे। ये सारी चीज़ें साथ साथ थी। तो इन चीज़ों पे देखेंगे नेक्स्ट अब गवर्नमेंट ये क्या लायामल इख्तियार करती है, कैसे मजदूरों के को हकूक देगी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आप वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी बात करें आज के हवाले से तो दो खास खबरें हैं। खबर ये है कि तौहीने मस्जिद नबवी के हवाले से आज पहली जो है कार्रवाई हुई। कल देखा गया FIR तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ कटवाई गई, जिसमें 100 to 150 जो है नामालूम थे। और साथ तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी जो बड़े नाम हैं, शेख रशीद, इमरान खान साहब, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, इन सब के अगेंस्ट जो है फैसलाबाद में ये FIR कटवाई गई। और आज देखा गया कि शेख रशीद के भतीजे जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, शेख राशिद, जो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उनका रिमांड ले लिया गया है एक दिन के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके साथ साथ बात करें तो आज इमरान खान साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और काफ़ी घबराए हुए भी नज़र आ रहे थे, जो कहते थे कि घबराना नहीं है। और उन्होंने बकौल उनके कि फराह खान जो हैं वो उनके साथ जो है जो केसेस हैं वो उन पे बनते नहीं हैं, ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है उन पर। मगर फराह खान की साथ से बात की जाए तो 2017 से और 2021 में अगर फराह खान के अकाउंट के बारे में बात की जाए, जो भी नैब की तरफ से भी एक इंक्वायरी स्टार्ट की गई है कि 2017 में उनके से 2022 उनके अकाउंट में 1 अरब से ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। एक केस ये सामने आ रहा है। साथ साथ उनके ट्रांजैक्शंस के अलावा उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स में भी काफ़ी जो है नंबर्स नज़र आए बढ़ते हुए, और उनके असासे भी काफ़ी हद तक बढ़े हैं। इसी पे बात करेंगे हम आज के हवाले से। जो पंजाब में कार्रवाई हुई है तौहीन मस्जिद नबवी पे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद सईद चीमा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वेलकम टू द शो सर। क्या कहेंगे आज के हवाले से? FIR काट दी बकौल राना सनोद साहब के कि हुकूमत जो है कार्रवाई के उस में नहीं थी कि मजीद कार्रवाई की जाए। ये तो आम लोगों की तरफ से FIRs काटी गई हैं, कटवाई गई हैं और उस पर अमल किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। इसमें भी ये हुर्मत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह करीम का घर खाना काबा, ये तो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकल जी, मैं बिल्कुल मुसलमान अपने दिल की बात कर रहा हूँ। बल्कि इसके बाद मैंने एक वीडियो पैगाम भी शेयर किया था, अपनी तकलीफ का इजहार किया था, क्या उसमें तौर था, तो वो भी मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगा जी। ये मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पे आपके अश्क नहीं रुकते, रुक पाते ही नहीं है, जहाँ पे अश्कों की लड़ी बंदी होती है, नजरें बल्कि झुकी होती हैं, वहां पे जाके आप ये तजादात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, पसंद नापसंद होती है, जमहूरियत है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ जो जहाँ पे उन मुकामात का, और बिलखसूस इन दो मुकामात का, अव्वल तो हर मजहबी मुकाम है, लेकिन इन दो मुकामात पे जाके तो जिस तरह से हुनरबाजी की गई और नारेबाजी की गई बाकायदा टारगेट करके। सर गारे हिरा की भी वीडियो आ चुकी है, वहां भी ये नारेबाजी की गई है।
जी, जहाँ पे मैं आप इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब आप बजा कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये सारा ये कल्चर जिसको ये परवान चढ़ा रहे हैं, और फिर शेख रशीद साहब, ये तो 24-36 घंटे पहले इन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को कह दिया था कि जा रहे हैं ना खाना काबा जी, ये उसमें जा रहे हैं, इन्हें लग पता जाएगा। बिल्कुल। मतलब ऑल प्लान करके आप अपनी सलाह के साथ कह रहे हैं, आप अपने लोग डिप्यूट कर रहे हैं। हेलो जी जी सर, जी सर। जी, आपने इंस्टिगेटर्स वहां पे रखे हुए, वो बरतानिया से फ्लाई करके उधर आ रहा है। माह रमजान है, तकद्दुस है, मुकद्दस महीना है, पूरा आलम इस्लाम इसमें अपनी बख्शिश के लिए तौबा ताइब होता है, सारा कुछ करता है, खुशू खुसूसी नमाजें अदा करता है, आंख कान नाक जुबान हर चीज की पाबंदी और परहेज करता है। बिल्कुल। और उस पाकीज़गी के महीने में आके आप इतनी दूर से फ्लाई करके तो जाके तो आपने मुकामात कौन से चुने? हाँ, आप बरतानिया में किसी को कह रहे हैं, आप यूरोप में किसी को कह रहे हैं, आप फार ईस्ट में किसी को कह रहे हैं, आप यहाँ पे किसी को कह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी इखलाकियात के दायरे में रह के बात करें। अदालतें हैं, आप अदलिया से रुजू कर लें। आपने 3.5-4 साल नैब का, FIA का, एंटी करप्शन का, इनका भरपूर इस्तेमाल किया केसेस बनाने में, तैयार करने में, प्रेजेंट करने में। आपने लोग उठवाए, दिन रात उठवाए, ना मीडिया को बख्शा, ना सियासतदान तो खैर आपकी मुखालिफ जमातें तो आपकी वैसे ही हिट लिस्ट पर थी। ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आप कुछ नहीं साबित कर पाए तो क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं आपकी नाअहली का? अगर आप अभी भी उस बात पे खड़े हैं सर, मजम्मत तो अभी भी नहीं की गई उनकी तरफ से। आप देख लें, क्लियर मजम्मत नहीं हुई। जो बड़े अकाउंट से फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब या शहबाज गिल साहब, इनकी तरफ से अभी तक नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से भी क्लियर मजम्मत नहीं की गई इस हवाले से। सर, मजम्मत या होती है या नहीं होती, ये मिडवे मजम्मतें नहीं होती जी, मिडवे तारीखें नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर मजम्मत नहीं की गई तो सिंपली मजम्मत नहीं की गई, ठीक है। और अगर देखें, मजम्मती तो वो होगा जिसको मलामत होगी, बिल्कुल। इनको तो मलामत ही नहीं है। ये इल्म से, तरबियत से, इखलाकियात से, मजहब से, मुआशरे से ये बहुत आगे जा चुके हैं अपने गुमान में, अपने दुश्मन को। सर, अब इसके आगे क्या नेक्स्ट इनका गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स जो हैं लिए जाएंगे? क्योंकि आज देखा गया जो FIR है उस पर पूरा फॉरेन एक्ट भी हुआ और मेंबर कौमी असम्बली उन्हें शेख इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल ठीक किया गया, बिल्कुल ठीक है। मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान कह लें, कारकुन कह लें, पंजाब में का कारकुन कह लें, मेरी गुजारिश, पीपल्स पार्टी इन चीजों की रवादार नहीं है जी, इस तरह से किसी को निशाना बनाने के हवाले से। लेकिन मैं इस पे बिल्कुल, मैं इस एक्ट की जो इंटीरियर मिनिस्टर ने किया है, मैं बिल्कुल उसकी तारीफ करता हूँ जी। हम इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे गरीब कोई गैर मुस्लिम अगर उस पर एक शाइबा भी गुजरे कि वो तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है जी, तो हम उसके लिए हमारे जज्बात क्या हैं? और ये जो आंखों देखी कानों सुनी सारी हमारी पिछले 48 घंटे में, 72 घंटे में जो हमारे सामने ये जो सारे मंजर पेश किया गया, और हमारे ही मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साबका काबीना की हिमायत किया गया, बिल्कुल इस पे कोई माफी नहीं होनी चाहिए।
सर बिल्कुल माफी, तो मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करें तो उनका एक ही टॉपिक था, वो यही कहते रहे बार बार, फराह खान के हवाले से उन्होंने बात की कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। वो स्पोक्स पर्सन। अब अगर एक साबका वज़ीर आज़म, खैर उनकी इखलाकी तनज़्ज़ुली हम पहले भी देख चुके, बेतहाशा उनके गैर आईनी बहुत पस्त इक़दामात अहकामात हम देख चुके, हम तो उसका सामना करते रहे। और ये इस हद और दर्जे तक कि एक फराह खान उर्फ गोगी टाइप की कोई औरत है जिसने बेतहाशा माल बनाया, और उसके माल बनाने के दौरान FIA भी चुप थी, नैब भी खामोश थी, FBI भी अंधा था, टोटल प्रोटेक्शन थी, प्रिविलेजेस भी पूरे थे, आना जाना भी पूरा था। वो तो शहजाद साहब तो फराह खान का घर तो दूसरा पति का अलग का स्टेटस था, वो एंजॉय करता था। वो बिल्कुल शहजाद साहब हमारे साथ ज्वाइन किए इमदाद सुमरो साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। क्या कहेंगे, फराह खान के हवाले से नैब की इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है और आज काफी कंफ्यूज भी नजर आए और घबराए हुए, ज्यादा अच्छा लगेगा कहना कि घबराए हुए थे इमरान खान साहब फराह खान के हवाले से जो इंक्वायरी है, और बार बार कहते रहे कि इंतकामी कार्रवाई है। क्यों परेशान है वो? अगर उन्होंने कोई फराह खान साहिबा ने कुछ नहीं किया तो इंक्वायरी होने दें, जैसे 4 साल इमरान खान साहब ने इंक्वायरीज की थी अपने अगेंस्ट पॉलिटिशियंस के। बिल्कुल, देखिए इमरान खान साहब का एक वतीरा रहा है। इमरान खान साहब खुद अदालत है, खुद आईन है, खुद कानून है। वो अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, फैसला साजिर कर देते हैं कि जिस फलां कसूर आ रहा है फलां बेकसूर है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद था, बुनियादी तौर पर व्हाइट पेपर में तो कोई नई चीज नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद यही था कि फराह खान जो भी है खातून, उनका डिफेंड करना, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि ज़ाहिर उन्होंने सारा कुछ हाथ से किया है अपने, उनको अंदाजा है इस चीज़ का कि फराह खान के ऊपर जब इंक्वायरीज बैठेंगी, जब वो पकड़ में आएंगी, तो फिर वो मामला जाएगा उनकी एहलिया बुशरा बेगम की तरफ, बुशरा बीबी की तरफ। उसके बाद वो फिर आगे मामला आएगा तो उनकी तरफ आएगा। तो लिहाजा वो सर अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो ट्रस्टी भी हैं, तो डायरेक्टली इमरान खान साहब तो इन्वॉल्व हो गए। बुशरा बीवी अगर ना भी हो, इमरान खान साहब उसके चेयरमैन है उस ट्रस्ट के, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के। देखिए जी, आपको एक सादा सा मैं फार्मूला बता रहा हूँ, काफी दिनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी। आप किसी दोस्त ने अगर एक पालतू कुत्ता रखा हो और आपका वहाँ रेगुलर जाना हो, तो कुत्ता आपके साथ फेमिलियर होगा, आपके साथ बड़ा एक पहचान लेगा कि ये घर का बंदा है। अगर आप कभी कभी जाते हो किसी दोस्त के घर और वहाँ उन्होंने कोई पेट रखा हो कुत्ता, और वो फिर आपको रोकेगा भाई, आपके साथ बढ़ के तस्वीरें नहीं बनवाएगा। एक खातून जो रेगुलर जो रहती ही बनी गालाने थी, उनकी जितनी करप्शन या उनके जो किस्से सामने आए हैं, अब उनका डिफेंड इमरान खान साहब करने निकल आए हैं। इमरान खान साहब का ये वतीरा नहीं है, उन्होंने कभी किसी अपने दोस्त का डिफेंड नहीं किया। वो 1 मिनट से पहले निकल जाते हैं उस मामले से, बड़ा बेरहम तरीके से किसी को इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब का मामला देख लीजिए, उनको उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उनको बल्कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। जो बंदा जिसके ऊपर कोई मसला बना, इमरान खान साहब ने अपना दामन झाड़ा और अपने आप को नीट एंड क्लीन अपना करार देकर खुद निकल गए। यहाँ इमरान खान साहब डिफेंड करने बैठ गए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो जो हकीकी आज़ादी की तहरीक थी, मुझे तो यूँ लग रहा है कि हकीकी आज़ादी की तहरीक अब फराह बचाओ तहरीक है। आज इमरान खान साहब ने नारा लगा दिया, वो बेकसूर है फराह खान साहब। एक और चीज़ मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, वो कह रहे एक प्राइवेट पर्सन है फराह, तो क्या मीर शकील प्राइवेट पर्सन नहीं थे? क्या वो जो आसिफ जरदारी साहब के फ्रंटमैन के तौर पर गिरफ्तार रहे, वो बुजुर्ग जो मजीद के समथिंग नाम था उनका, वो जो ग्रुप वाले, क्या वो प्राइवेट जी वो क्या प्राइवेट पर्सन नहीं थे? कितने प्राइवेट लोग इमरान खान के दौर में जेलों में रहे हैं और इंक्वायरी भुगतते रहे हैं, और उनको अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिला था। बीमार होने के बावजूद उनको अपना
किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा था। तो इमरान खान साहब के कह देने से कि वो बेकसूर है कुछ नहीं साबित होता। ये जो स्टोरी सामने आ रही है 240 कनाल जमीन, एक 205 कनाल, अरबों रुपए के अकाउंट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सर। और फरार क्यों हुई? असल मसला ये है कि मुल्क से गई क्यों, अगर उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था। एहसन जमील साहब हैं, हस्बैंड है उनके बकौल के वो गई हुई हैं और नैब का जब नोटिस हमें मिलेगा तो वो वापस आ जाएंगी, मगर वो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया फराह के साहिबा की तरफ से। साथ साथ ये भी देखा गया कि 2019 में उन्होंने एमनेस्टी भी ली है 33 करोड़ की, और 2017 से 2021 जो 22 है इसमें उनका अकाउंट्स देखे जाएं तो ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब ट्रांजैक्शन हुई है, जो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है। ये खाली ये भी इल्जाम नहीं है, इसके साथ साथ सर ये भी है इसके उनकी जो फैमिली के दीगर मेंबर हैं, जैसे उनकी सिस्टर हैं, उनके भाई हैं, उनके भी अकाउंट्स बहुत तेजी से बढ़े इन 3 सालों के अंदर। तो कंफर्म है कि ये चीजें तो क्लियर है, इंक्वायरी जब होगी तो फाइनल सामने नजर आएगा। देखिए कंफर्म तो हम नहीं कह सकते ना, मसला ये है कि इल्जाम है। जी जी। हम नैब की जो तरीके एहतसाब है उस पर पहले भी तनकीद करते रहे। मैं आज भी नहीं समझता कि नैब को इस तरह उसके लिए सारी चीजें करनी चाहिए। मैं इमरान खान साहब के अंदाजे पॉलिटिक्स की वजह से जो वो करते रहे उसकी वजह से एक बात कर रहा हूँ ना, कि इमरान खान साहब पहले तो उठवाते थे लोगों को गिरफ्तार कर लो क्योंकि आसिफ जरदारी का दोस्त है, नवाज शरीफ का दोस्त है, फलां का दोस्त है, उनको अंदर कर दो। तो उस हवाले से कह रहा हूँ एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फराह बीबी के जो मुतलिक जो चीजें सामने आ रही हैं उनका इमरान खान से, बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक बनता है तो प्रॉपर एक मुकदमा बना के सबूत सामने लाने के बाद कोई गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर उनको जो भी एक कानून अपना रास्ता अपनाए वो अपनाए। इस तरह जो नैब करता है, नैब वाला जो तरीका एहतसाब है उसने हमेशा ठीक जो असल करप्शन होती है उसको भी उसने उसके ऊपर भी कोई हाथ नहीं डाला, अपना हुआ, वो भी मुतनाज़ा बन के मामला। आपने एक सवाल किया था कि जी वो फराज की स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही। भाई जिसके लिए इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है जी। उनके तर्जुमान बैठे हुए, इमरान खान साहब उनके तर्जुमान बनकर बोले। सर तो गद्दारी और वो साजिश, अमरीकी साजिश या मुदाखलत, वो बयानिया कहाँ गया? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बयानिया नजर नहीं आया, सिर्फ इल्जामात थे जो व्हाइट पेपर थे शरीफ खानदान के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ, और साथ जो है ज्यादातर टॉपिक जो है वो फराह खान ही कहा गया। तो ये साजिश कहाँ गई? नहीं देखिए, ये जो साजिश वाला गद्दारी वाला पाकिस्तान की जो इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह की तरह की सियासत करने वाले तो एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात लगाते हैं जी। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने कभी भी ये वाला जो गद्दारी का नारा है नहीं खरीदा। इंडिया में पाकिस्तान दुश्मनी पर वोट डरता है। हमारे पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि ये इंडियन एजेंट है तो उसको वोट ना दो, ये नारा लगता रहा लेकिन लोगों ने वो नारा खरीदा नहीं है। इमरान खान साहब का ये एक फॉरेन पॉपुलर एक नारा तो बना था, लेकिन ये नैरेटिव इमरान खान साहब लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल पाएंगे, ये इमरान खान साहब को भी पता है। फौरी तौर पर उन्होंने एक तूफान सा बर्पा कर दिया, इदारों को मलाइन कर दिया, सियासतदानों के ऊपर इल्जामात लगा दिए। खान साहब को भी पता है कि वापस इन्होंने पुरानी ही वो चीज बेचनी है, नई चीज बिकने के वो लोग नहीं खरीदेंगे। गद्दारी साजिशें, ये पाकिस्तान के लोग इस तरह की चीजों पर वोट नहीं दिया करते। ये हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख है। जी बिल्कुल सर। हमारे साथ ही रहिएगा, शहजाद सईद चीमा साहब भी मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। सर पंजाब में गवर्नमेंट तो बना, मतलब ओथ ले लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब गवर्नमेंट के हवाले से आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? कौन सी मिनिस्ट्रीज कहाँ जा रही हैं? और गवर्नर के हवाले से खबर आ रही थी कि पीपल्स पार्टी को देने का इरादा कर चुके हैं कोalition गवर्नमेंट, क्या ये दुरुस्त है सारी खबरें? जी पहले तो मैं इमदाद साहब की एक बात की 100% तायीद करूंगा जी कि सबका 20-22 साल के दौरान, मैं सिर्फ इक़्तिदार के सालों की बात नहीं कर रहा, 20-22 साल के दौरान खान साहब की शख्सियत का मिजाज एक खासा रहा कि वो जिस वक्त उन्होंने किसी को देखा कि वो मुश्किल में है जी, या उन्होंने देखा कि वो उनके काम का नहीं रहा, उन्होंने उससे डिसएसोसिएट कर दिया अपने आप को। इमदाद साहब ने बहुत अच्छा लफ्ज बोला कि दामन झाड़ा
और साइड पर हो गए जी। तो इसलिए ये जो आज का व्हाइट पेपर करप्शन 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 की वो जो गजबनाक किस्म की वो कहानी सुनाते होते, वो भी आज सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि फराह खान के आगे वो व्हाइट पेपर रख के उसके पीछे फराह खान को छुपाना उनको मकसूद था। फराह खान का अरब रुपया, करोड़ रुपया, जितना भी वो एक काले धन का या सियासी सब पैसों से हट के 19 गाड़ियां भी हैं उनके पास, जिसमें 2 पोर्श हैं। 19 गाड़ियां हैं जो कि मेंशन भी नहीं है, जो कि एफबीआर में वो मेंशन भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये कोई शाही खानदान नहीं था, यही गुजरांवाला, यही इनके ससुर, यही खानदान, ये सारे पंजाब तो सारों को एक दूसरे का ये मखसूस खानदान है। इनका सबको अंदाजा है पुराने खाते का भी और अब की जो इनकी इकोनॉमिक मैल प्रैक्टिसेस के साथ इनकी डेवलपमेंट हुई। दूसरा, पंजाब में जो पावर शेयरिंग की आप बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, कल हमजा शहबाज का हल्फ स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने, साहब वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने कल वो हल्फ लिया जी। सबसे पहले तो मैं पंजाब का दहाई होने के हवाले से मैं स्पीकर नेशनल असेंबली साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लाहौर में तशरीफ ला के वो हल्फ लेके कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। वैसे इल्जाम आप पर कोर्ट के ज्यादा आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। सर मैं बिल्कुल उसकी तरफ भी आता हूँ। पंजाब को इस आईनी बुरान से स्पीकर नेशनल असेंबली ने निकाला और कोर्ट का यकीनन, सर कोर्ट तो इससे पहले भी डायरेक्शंस देती थी और वो नहीं अमल दरामद हो पा रही थी, तो इस हवाले से पहले मैंने स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा किया जी। और कोर्ट का तो सर इस हवाले से उनका एहसान है पंजाब पे भी और इस मुल्क पे भी कि उन्होंने आइन की सही इंटरप्रिटेशन के तहत फैसले सादर करवाए, उनका ये एहसान है। बाकी उन्होंने किसी की फेवर नहीं की और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जी। और ये पावर शेयरिंग कौन सी अब होगी थी, ये यकीनन पूरी हिम्मत, कोशिश और नेक जज्बात के साथ ये दोनों जमातें मिलके, ये दोनों जमातें सियासी नजरियाती तौर पे एक दूसरे की मुखालिफ बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी के क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ सीट्स आ रही हैं उनके पास, मतलब काबीना की तरफ से, और गवर्नरशिप की बात जो है वो भी तकरीबन फाइनल हो चुकी है जी। दानिश साहब, मैंने इसलिए लफ्ज ही पावर शेयरिंग यूज किया और इन दो जमातों का जब कहा तो यकीनन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा तौर पर इस एडमिनिस्ट्रेशन में बाकायदा हिस्सा होगा जी। हम वज़ारतों के हवाले से भी। शहजाद साहब तौक़ुफ़ किएगा। इमदाद साहब, आपसे सवाल है, तौहीन मस्जिद नबवी, उस पर मतलब हर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के जो है, मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात थे, काफ़ी जो है कहा भी गया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है उनकी तरफ से इसकी मजम्मत नहीं की गई। दबे लफ्ज़ों में मजम्मत करना मजम्मत नहीं कहलाएगा, बकौल शहजाद सईद चीमा साहब के भी। आज एक गिरफ्तारी हुई है, कल FIR हुई और आज ही वो गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनकी शेख राशिद जो है उनकी वीडियो क्लिप भी था, उसको ऐसा सबूत बना के उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब आप क्या देखते हैं कि आगे किस साइड पे जा रहे हैं ये लोग? ये क्या वही पॉलिटिक्स यूज करना चाह रही है करंट गवर्नमेंट जो पहले इमरान खान साहब यूज कर रहे थे अगेंस्ट अपने मुखालफिन के? देखिए, बदकिस्मत की होगी अगर इंतकाम लिया जाएगा किसी भी सियासी मुखालिफ से। हाँ, कोई कानून तोड़ता है, कोई कानून को हाथ में लेता है, तो फिर वहाँ पर कानून को हरकत में आना चाहिए, ना कि हुकूमत को। और कानून, पाकिस्तान में इदारे है, पाकिस्तान एक आईनी बंदोबस्त के तहत चलने वाला मुल्क है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बादशाह आते हैं और जब तक कोई बादशाह जो है वो किसी को देख ले कि वो गुनाह कर रहा है और उसको पकड़वाए। कानून है मौजूद मुल्क में। अगर ये गिरफ्तारी कानूनी और आईनी है तो ठीक है, और अगर इसमें इंतकाम मकसद है, जो कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि उनके भतीजे को इंतकामन गिरफ्तार किया गया है, तो फिर जाहिर है गलत है। दूसरी चीज़ ये कि आपने पिछले दौर में देखा होगा कि FIR खुलियों की तरह फूटती थी। नवाज शरीफ साहब बात करते थे तो पूरे मुल्क में FIR हो जाती थी।
कोई अगर बात करता था हुकूमत के मुखालिफ तो जाकर गद्दारी के या मजहब की तौहीन के FIR दर्ज हो जाती थी। इस तरह का नहीं, इस हुकूमत को इस तरह के किसी भी अमल को इनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। एक हुकूमत हमें पाकिस्तान में ऐसी चाहिए जो कम से कम सियासी इंतकाम से बाला होकर फैसले करे, कानून पर अमल करवाए, ताकि जो हमें इंतकाम चलता आ रहा है पाकिस्तान में, हर दौर में इंतकाम की सियासत होती है, उससे जान छुड़वाने के लिए एक हुकूमत को कम से कम अपने जो जज्बात की कुर्बानी देनी होगी एक पॉलिटिकल पार्टी को, या आज की हुकूमत है या जो कल भी आएगी हुकूमत इंतखाबात के बाद, किसी को एक 5 साल टेन्योर जो है वो साफ शफाफ रखना होगा। पीपल्स पार्टी का दौर 2008 से 2013 तक उन्होंने इंतकाम नहीं लिया था किसी से, लेकिन इमरान खान साहब जब आए, इवन नून लीग के दौर में भी कोई इस तरह की कोई खास कार्रवाई हमें नजर नहीं आई थी। इमरान खान साहब ने आके दोबारा वही पुरानी जो सियासत है वो दोहराई है। इसको यही खत्म करना होगा, तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। अगर ये हुकूमत इंतकाम लेगी तो फिर इनका अंजाम इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा बुरा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, अंजाम तो वाकई के मसाइल जो है वो ज़्यादा हैं, माशी बदहाली ज़्यादा है इस मुल्क में। फर्स्ट फोकस वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है इमदाद अली सोमरो साहब आपने, थैंक यू सो मच सर। शहजाद सईद चीमा साहब आपका भी, इमदाद साहब आपका भी अपना कीमती टाइम देने का बात आज यही हो रही थी कि क्या जो FIR है वो ज़रूरी थी होना। अलग अलग नैरेटिव हैं, दिल आज़ारी हुई है पूरी कौम की, मुस्लिम उम्मा की भी। इस सारे जो इंसिडेंट हुआ दबे लफ्ज़ों में मजम्मत की गई, क्लियर मजम्मत नहीं की गई। तशद्दुद का जो रास्ता है, जो अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इससे तमाम लीडर्स को एक एक कदम पीछे होना हटना चाहिए और मिल बैठ के इन मसाइल को हल करके एज अ नेशन इसको लेके चलें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी बजट खसारे की बात कीजिए, नेक्स्ट बजट आ रहा है विद इन अ मंथ और 3,165 अरब जो है बजट खसारा है। इसे कैसे टैकल किया जाएगा? आज जो महंगाई की शरह बताई गई है, अप्रैल लास्ट मंथ जो गई है 13% से ज़्यादा बताई गई है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और साथ साथ बिजली का बुरान है, तेल का बुरान है। ये सब चीज़ों को पहले फोकस करना चाहिए और जो कानूनी तरीका, जो कानून अपना इख्तियार करे उसे करने दें। वो FIR है, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी करें, मगर हुकूमत का फोकस इस वक्त मुल्क होना चाहिए क्योंकि उन्हें लाया ही इसलिए गया है। इसी के साथ एंड करेंगे, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।